हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। और आज ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग कर देंगे खत्म, ठीक है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने कुछ बात की थी आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला भी समझाया था उससे पहले। वो जो चीजें हैं वो कहाँ अप्लाई होंगी, किस टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई होंगी, वो आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। ये एक एग्जाम्पल है उन टाइप के क्वेश्चंस का, जैसे कि मतलब जिसमें प्रॉपर्टीज पूछ देता है। जैसे कि प्रॉपर्टीज के ऊपर आपसे किसी भी टाइप का सवाल पूछ सकता है। जैसे ये सवाल है हमारा, इस सवाल में क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये क्या है, 4 पॉइंट है एक प्लेन में। प्लेन समझ रहे हो, सेम प्लेन में। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। जैसे ये जमीन है, ये जमीन एक प्लेन है, ठीक है। शो दैट एबीसीडी इज ए रोम्बस, ये हमें बताना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, ये शो करना है, ठीक। और बट नॉट अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, यानी कि ये कुछ हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 4 पॉइंट्स को लेकर के हमें ये बताना है कि जो ए बी सी डी, इन 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी की मदद से जो ए बी सी डी करके एक फिगर बनेगा, वो फिगर एक रोम्बस होगा, ना कि एक स्क्वायर होगा। और फिर हमें उस रोम्बस का एरिया भी बताना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, और इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, और तो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। देखो ए बी सी डी हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए बी अलग से निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अगर हम ले रहे हैं तो इन दोनों को हमें लेना है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 26, ठीक है। इसी तरीके से हम बीसी निकालेंगे। बीसी जब हम निकालेंगे तो बीसी क्या होगा हमारा, -2 -3, -2 -3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 -4, 3 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो x2 x1 आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो स्क्वायर है। स्क्वायर जब होता है तो माइनस प्लस कैसा भी आएगा, तो माइनस प्लस जब आएगा तो उसका स्क्वायर सेम नंबर हो जाता है, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज ये मान लेना कि अगर आप इस वाले को x2 मान रहे हो तो ये वाला y2 होगा, ये वाले को x2 मान रहे हो तो ये वाला ये वाले को x2 मान रहे हो तो ये वाला y2 होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। इस वाले को अगर x2 मान रहे हो तो यही y2 होगा, और अगर तुम इस वाले को x2 मान रहे हो तो ये y2 होगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। अब जैसे ये हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 1, तो अगेन यहाँ पे रूट 26 आ रहा है। यहां पर अगर हम बात करें सी डी की, सी डी कितना हो जाएगा, तो मैंने मान लिया कि ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अगर मैं करूंगा तो -3 -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 जो है हमारा वो -2 है, तो -2 -3 का, एक सेकंड, -2 -3 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल मेरा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, -2 -3, अच्छा -2 माइनस -3 होगा ना, तो -2 माइनस यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे -2 था, और x2 माइनस x1 होता है, तो x2 माइनस x1, तो x1 की जगह पे -2 आएगा, ठीक है। तो ये लिखा हमने, अब हम लिख दिए, तो अब हमारा हो जाएगा ये क्या, यहाँ पर -3 प्लस 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 25, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 26। आप देख रहे हो कि अभी तक
तीनों साइड्स जो है वो तीनों डिस्टेंस जो है वो तीनों डिस्टेंस हमारे बराबर आ चुके हैं। अब हम चौथी साइड के बारे में बात करते हैं, एडी के बारे में। एडी एडी जो है हमारा, एडी कितना हो जाएगा, ये दोनों होंगे तो -3, मैं इसको x2 मान रहा हूं और इसको x1 मान रहा हूं, इसको y2 मान रहा हूं और इसको y1 मान रहा हूं। तो x2 - x1 -3 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये भी हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 26 आ जाएगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चारों साइड हमारे निकल करके आ चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा डायगोनल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है रोम्बस का क्या कंडीशन होता है? रोम्बस का कंडीशन होता है कि रोम्बस जो होता है उसका क्या कंडीशन होता है? रोम्बस का कंडीशन होता है ऑल साइड आर इक्वल बट diagonal are not equal, diagonal are not equal। रोम्बस का यही कंडीशन होता है कि उसके सारे साइड्स बराबर होते हैं लेकिन उसका डायगोनल जो होता है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, सारे साइड्स तो निकाल लिए, सारे साइड्स हमने क्या किया, निकाल लिए, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। तो हमने ये सोचा कि जो रोम्बस रहा होगा वो कुछ इस प्रकार का रहा होगा, किस प्रकार का रहा होगा, किस प्रकार का, इस प्रकार का रहा होगा, किस प्रकार का रहा होगा, इस प्रकार का रहा होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैरेललोग्राम लग रहा है लेकिन इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ रोम्बस रहा होगा। अब ये रोम्बस जो है ए बी सी और डी हो गया, तो ये √26 यूनिट्स का हो गया, ये √26 यूनिट्स का हो गया, ये हमारा √26 यूनिट्स का हो गया और ये हमारा √26 यूनिट्स का हो गया। अब हम बीच में खींचेंगे एक लाइन और यहां से खींचेंगे एक लाइन, ये दोनों हमारे डायगोनल्स है। तो ये हमारे सारे साइड्स हो गए और ये हमारे डायगोनल्स हो गए। तो इन सारे साइड्स को आप देख रहे हैं कि सारे साइड्स यहाँ पे क्या है, बराबर है, सारे साइड्स क्या है यहाँ पे, बराबर है। और हमें ये चीज प्रूव करनी होगी फॉर अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस जो होता है उसके क्या होते हैं, सारे साइड्स होते हैं बराबर। रोम्बस जो होता है उसके सारे साइड्स होते हैं बराबर। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो हमें यहाँ पर डायगोनल की भी लेंथ पता करनी होगी और डायगोनल की लेंथ अगर डिफरेंट आती है तो हम वहां पर शो कर सकते हैं कि यहाँ पर डायगोनल की लेंथ पूरी डिफरेंट है और साइड्स की लेंथ पूरी बराबर है, इसलिए यहाँ पर जो है ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, यानी कि AC की लेंथ निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले AC की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे निकालता हूं मैं। AC की लेंथ कितनी होगी, A हमारे पास कितना है, 2, -1 और ये -2, 3। सो x2 माइनस x1 -2, 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - -1, 3 - -1 का स्क्वायर। अब जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर। सही बात है, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। यहाँ -4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 4√2। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4√2, यानी कि √32 आता है। √32 का मतलब होता है 4√2। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे को निकालना है BD। BD जब हम निकालेंगे तो B कितना है हमारे पास, 3,4 और D कितना है हमारे पास, -3, -2। तो 3 - -3 करेंगे, 3 - -3 का स्क्वायर प्लस 4 - -2, 4 - -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 + 36 यानी कि √72, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6√2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि डायगोनल्स की साइड इक्वल नहीं आ रही है, लेकिन जो रोम्बस की साइड है,
डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन जो रोम्बस का साइड है वो साइड, सारे साइड इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD, but AD is not equals to BC, sorry, AC is not equals to BD, AC is not equals to BD। अगर ऐसा है तो हमारा so it is a rhombus, it is a rhombus। यहां पे समझ में आ गया कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन सारी साइड इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि ये एक रोम्बस है। ये बात तो समझ में आ गई। अगर साइड भी इक्वल नहीं होते तो कोई और चीज होती, यानी कि साइड अगर इक्वल नहीं होते तो रोम्बस हम नहीं मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हमको निकालना है इसका एरिया, तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसका मेरे को अब जरूरत है नहीं, और जिस चीज की जरूरत ना हो उसे मिटा दो। ठीक है, तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्टली एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक, ये होता है, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2 लिख सकते हैं। यहां से क्या होगा, ये आ जाएगा 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 24 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, आप सॉरी स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछ सकता है वो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल को ऐड करके इन सारी चीजों का एप्लीकेशन इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं होता है भाई, बहुत इजी है। सेक्शन फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो तुमको एक लाइन दिया हुआ है, मान लो कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तुमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो एक है ए और दूसरा है बी। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास x2 y। ठीक, यहां पर तुमको एक पॉइंट दिया P, ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और जो P है वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों को, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, ये पूरी जो लाइन है, इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि तुम्हारे पास 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर, तुम 5 किलोमीटर डिस्टेंस जाना चाहते हो, जहां पर बीच में तुम्हारे एक चाय की दुकान है। ठीक है, ये है तुम्हारा टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, और ये बीच में जो है ये एक चाय की दुकान है। इस चाय की दुकान की पहचान ये है कि ये तुम्हारे घर से जो चाय की दुकान के डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, और जो चाय की दुकान से जहां तुमको जाना है, स्कूल जाना है मान लो, तो स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है। तो वो चाय की दुकान तुम्हारे घर और तुम्हारे स्कूल के बीच के डिस्टेंस को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। उसी तरीके से ये जो P पॉइंट है वो A और B के बीच के डिस्टेंस को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो एक लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो कहलाता है m into x2। ध्यान रखना किस तरीके से कर रहा हूं मैं, m into x2 प्लस n into x1 डिवाइड बाई
m प्लस n, m इंटू x2, सिंस यहाँ पर हम x सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं तो m इंटू x2 n इंटू प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हमारा x का कोऑर्डिनेट आता है और y हमारा कोऑर्डिनेट आता है, y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। सेम, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन P है वो A और B को क्या करे, इंटरनली डिवाइड कर रही हो, आउट एक्सटर्नली ना डिवाइड कर रही हो, इंटरनली डिवाइड कर रही हो। एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगी तो उसका कंडीशन अलग से बनेगा। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन है, ठीक है, जहां पे A जो है वो 4,-3 है और B जो है हमारा 9,-7 है, ठीक। और यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो कि P, इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है x और y, जो कि m, n में नहीं 3,2 में इसको डिवाइड कर रही है। यानी कि यहां से यहां तक का रेशियो जो है वो 3 मतलब 3x के बराबर है। ये जो रेशियो है ये 3 है और ये जो रेशियो है ये 2 है। ये वाला जो पार्ट है ये 2x के बराबर है। ये वाला जो पार्ट है, रेशियो क्या होता है, रेशियो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं होती है, वो एक तरीके से 3x अपॉन 2x को बोला जाता है। 3x अपॉन 2x इस फॉर्म में रहता है रेशियो, ठीक है। तो x से x कट जाता है इसलिए वो 3/2 दिखाने लगता है, ठीक है। तो मतलब ये सब बात ध्यान में रखो, ये बात ध्यान रखो कि जो P है वो A और B को क्या कर रहा है, 3:2 के रेशियो में बांट रहा है। यानी कि ये वाली चीज 3 है और ये वाली चीज 2 है, ठीक है। तो इसका हम x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पहले इससे गुना करेंगे, 3 × 9 प्लस इस वाले को इससे गुना करेंगे, 2 × 4 डिवाइड बाई 3 + 2, ठीक। यही होता है, अरे यही होता है ना, x = mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। इसी तरीके से y भी होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 27 प्लस 8 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 35/5, यहां से हो जाएगा 35/5, यहां से हो जाएगा 7, ठीक। ये बात क्लियर। अब अगर हम बात करें इसकी y की, तो y जो है 3 × 7 प्लस 2 × -3 2 × -3 डिवाइड बाई 3 + 2। 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21 - 6 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 15/5 यानी कि 3, ठीक। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो p x, y जो था वो कितना आ गया, 3, 2 के बराबर, 7,3 के बराबर, 7,3 के बराबर, 7,3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, यूज हो जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है आपसे, और आपको बस उसमें से अपने जरूरत की चीजें निकालनी है और बाकी चीजों को हटा देना है। अपनी जरूरत की चीजें निकालनी है, यानी कि वर्ड्स में नहीं फंसना है और जरूरत की चीजों पे ध्यान देना है। जैसे कि आपको ए का कोऑर्डिनेट, देखो वर्ड प्रॉब्लम जो होता है ना वो टफ इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें वर्ड कॉम्प्लिकेटिंग होती है, लेकिन क्वेश्चन वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटिंग नहीं होता है। उन क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर आप ध्यान दो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उस चीज पे अगर ध्यान दो, जो दिया है उस पर ध्यान ना दो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो, तो आपका क्वेश्चन ज्यादा इजीली बन सकता है, ठीक है। तो आप उन चीजों पे ध्यान देना जिसकी जरूरत है आपके फॉर्मूले में, उन चीजों पे ध्यान मत देना कि क्या मतलब उसमें क्या, एक चीज पे ध्यान देना, कंडीशन पे भी ध्यान देना कि इंटरनली लिखा है कि एक्सटर्नली लिखा है, ठीक है। एक्सटर्नली की बात भी हम लोग करेंगे। भाई मेरे को लगता है कि मैंने एक्सटर्नली बोल करके इसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ना, ऐसा कुछ जरूर इतना कुछ टफ है नहीं उसमें, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है, एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, इतना कुछ भी टफ नहीं है सेक्शन फॉर्मूला में। देखो मैं बता रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, ये होता है उस कोऑर्डिनेट के बारे में पता करने के लिए जो तुम्हारे लाइन को डिवाइड कर रहा है।
अब जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है P, ये x, y में है, ये A है, ये x1, y1 पे है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंटरनली ये बांट रहा है, इंटरनली m:n के रेशियो में बांट रहा है। क्या कर रहा है, m:n के रेशियो में ये क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हो जाएगा m प्लस n, ये हो जाएगा हमारा इंटरनली के लिए। अब वही चीज अगर एक्सटर्नली की बात की जाए, मान लो कि ये B है, ये A है, और ये कोई पॉइंट है हमारा P। ये हमारे दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को अगर एक्सटर्नली बांट रहा है, एक्सटर्नली अगर m:n रेशियो में बांट रहा है, तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू mx2 सच दैट इसका जो है वो x2, y2 है, ये जो है वो x, y है, और ये जो है x1, y1 है। तो mx2 माइनस nx1, ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ माइनस का अंतर है, और m माइनस n। इसी तरीके से y क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। ठीक, यही होता है। तो यही तो मतलब बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्लस की जगह पे माइनस आ चुका है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, इतना कोई इसमें कुछ टफ नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि कोई लाइन है तुम्हारा, मान लो उस लाइन को कोई चीज बीच से काट रही है, तभी तो वो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। ये P और ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है, क्या कोई अंतर है, क्या कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है इसमें। x2, y2 और ये x1, y1 है इसका कोऑर्डिनेट, और ये है हमारा x, y। सही बात है, सही बात है। तो अगर बीच से काट रही है कोई लाइन, मतलब यानी कि ये अगर पॉइंट बिल्कुल बीच में है तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा इसको, 1:1 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो तुमको m:n को सिर्फ 1:1 से रिप्लेस कर देना है, बस इतना काम कर देना। यानी कि तुम्हारा जब m:n था उसको 1:1 कर दोगे तो तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही निकल करके आ जाएगा। तो जब तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा x कितना होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n होता था। तो m और n को तुमने क्या किया, m और n को तुमने 1 से रिप्लेस किया, तो यहां पर क्या हो गया, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 हो गया, क्योंकि ये 1 था ये 1 था, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से जब हमने y को लिखा तो my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n होता था। तो अगर हम इसको भी 1 और 1 से रिप्लेस करते तो ये कितना हो जाएगा, y2 प्लस y1 बाई 2। बस यही चीज है, और यहां से हमारा जो फॉर्मूला है, जो कोऑर्डिनेट है, वो हमारा निकल करके आ गया, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यही है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसमें भी कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, ये भी चीज सारी इजी ही है। और मिड पॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट जो है वो आपका मिड ही पॉइंट पे, यानी कि जो पॉइंट है वो आपका मिड में है। ठीक है, एक लाइन के मिड में है, अगर वो लाइन के मिड में है तो उसको बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा, और बराबर हिस्सों में बांट रहा है इसका मतलब उसका रेशियो क्या होता है, 1:1, 1:1 हो जाएगा। अब आपने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला में m:n में डिवाइड करने वाले लाइन के वाले पॉइंट्स के बारे में, उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में, बस उसी को थोड़ा सा और सोच लेना है। m और n को 1:1 से रिप्लेस कर देना है, और उस तरीके से आप अपना ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, और ये फॉर्मूला बस इतना ही है। ठीक है।